तो वहाँ से एक बार लाइव कर देना, एंटर दबा दे वहाँ से और ऑल सेलेक्ट कर देना पीडीएफ को। ठीक है, एक बार लगा दे इसको और ऑन कर देना उसको। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेस। तो गाइस कैसे हो आप सभी? मेरे ख्याल से सब बढ़िया होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज की इस क्लास के अंदर मैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। पहले मैं आपको सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस की प्रैक्टिस करा चुका हूँ। जाइएगा चैनल के ऊपर, आपको ये क्लास देखने को मिल जाएगी। ठीक है भाई। अब देखिए, आपके डाउट ऐसे थे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को किस प्रकार से कंबाइन करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट भी है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किस प्रकार से कंबाइन करें। भाई सिंपल सेंटेंस में कोई कंजक्शन यूज नहीं हो रहा था, और ना ही इसके अंदर कंपाउंड सेंटेंस के अंदर क्या था कि कोऑर्डिनेट जितने भी कंजक्शन थे ना उनसे ये बन जाता था। आपको कोऑर्डिनेट कंजक्शन फैन वो ट्रिक से मैंने याद करवा दिया। अब बचा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कि सर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन से कंजक्शन से हम बनाए। डाउट तो यही था ना। बेसिकली पहले भी पढ़ा चुका हूं मैं आपको। अपने क्लास नोट्स तैयार रखना है, और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। ठीक है, जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो वहां से जाइएगा और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाना। वहां से ये पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी। पूरी अच्छे से बनाई हुई है, अच्छे से मैंने सिंथेसिस की डेफिनेशन आपको लिखवा दी है ना। अपने क्लास नोट्स तैयार करना है, चाहे पीडीएफ से भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ये अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करवाए थे मैंने। आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। ठीक है, अपन पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले तो कंजक्शन का टॉपिक क्लियर होना चाहिए और एक क्लोज वाला टॉपिक क्लियर होना चाहिए। अब देखिएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं, यानी जटिल वाक्य इसका हिंदी अर्थ होता है। और ये भाई साहब कलवा है, इधर नजर नहीं लगनी चाहिए, अच्छे से स्टडी करना है। बहुत सारे ऐसे आप में से हैं कि बुक ले लेते हैं, मोबाइल ले लेते हैं और छत के ऊपर इधर से उधर मंडराते रहते हैं। बेटा मंडराना तो छोड़ दो, मुझे पता है कि छत पर क्या करते हो तुम, है ना। किताब लेके भाई साहब घर वालों को पागल नहीं बनाना है, पढ़ना है, अच्छे से सीरियस होके पढ़ना है। या तो लाइब्रेरी ज्वाइन करो या अपने रूम के अंदर अच्छे से स्टडी करना है। सेल्फ स्टडी अब ज़्यादा से ज़्यादा करना है। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं रहा आपके पास, फरवरी में आपके एग्जाम स्टार्ट है। तो देखिएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं, वह सेंटेंस जो एक प्रिंसिपल क्लोज और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लोज से मिलकर बना होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। सर समझ में नहीं है, देखिएगा बेटा, आपके सामने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जब बनेगा उसके अंदर कम से कम एक तो प्रिंसिपल क्लोज रहे और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लोज रहे। सर ये सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होती है और प्रिंसिपल क्लोज क्या होती है? तो बेटा प्रिंसिपल क्लोज उसे कहते हैं जो अपने अर्थ के लिए दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंड नहीं रहे। इसको इंडिपेंडेंट क्लोज भी कहते हैं। ठीक है, ये अपने अर्थ के लिए किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहती, इसलिए इसको प्रिंसिपल क्लोज कहते हैं। अब सर सबऑर्डिनेट क्लोज किसे कहते हैं? बेटा सबऑर्डिनेट क्लोज वो होती है जो अपने अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लोज के ऊपर डिपेंडेंट होती है, यानी अपने कंप्लीट सेंस के लिए प्रिंसिपल क्लोज के ऊपर डिपेंड रहती है। सर हम पहचानेंगे कैसे? तो बेटा यहाँ पे आपको दो क्लोज दे रखी होगी, दो सेंटेंस दे रखे होंगे, तो एक सेंटेंस का तो पूरा अर्थ निकलेगा, जबकि दूसरे सेंटेंस का अर्थ ऐसा रहेगा कि वो पहले सेंटेंस के ऊपर डिपेंड रहे। जरूरी नहीं, देखो सबऑर्डिनेट सेंटेंस पहले भी दे सकता है और बाद में भी दे सकता है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे या सेकंड नंबर पे कोई फिक्स नहीं है। अब ध्यान रखना, ये जो क्लोज होती है ना वो सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े हुए होते हैं। जो ये क्लोज रहेगी ना, कौन सी वाली सबऑर्डिनेट क्लोज होती है ना, वो सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े हुए होते हैं। सर हम सबऑर्डिनेट कंजक्शन कैसे पहचानेंगे, हमें तो याद ही नहीं है, बहुत सारे कंजक्शन है। बेटा देखो मैंने फैन वॉइस वाली ट्रिक बताई थी ना आपको। फैन वॉइस के अंदर कौन से कंजक्शन आए थे बताना एक बार। सर फैन वॉइस के अंदर कोऑर्डिनेट कंजक्शन आ गए थे। अब फैन वॉइस यदि आपको याद है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन ही याद है, जितने भी कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं उनके अलावा जितने भी कंजक्शन बच गए वो सबऑर्डिनेट कंजक्शन कहलाते हैं। अधिकतर सबऑर्डिनेट कंजक्शन WH वर्ड से शुरू होते हैं, अधिकतर केस में। अभी याद कराऊंगा आगे। ठीक है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन से शुरू होती है क्लोज। अब आगे देखो, आगे क्या है ये देखिएगा सबऑर्डिनेट कंजक्शन ये आपके सामने आ गए। इनके हिंदी अर्थ भी मैं आपको टाइप्स के अंदर डिवाइड कर रखा हूँ। जो इनका हिंदी अर्थ अभी आगे बताऊंगा कि जैसे वोट का मतलब क्या होता है, जनरली आप बोलते रहते हैं वो का मतलब क्या होता है, वो का मतलब कौन भी होता है, जो भी होता है। तो हर ये जो कंजक्शन है ना आपके सामने, इनका अर्थ आगे है। लेकिन अभी ये देखना है कि सबऑर्डिनेट कंजक्शन कौन कौन से होते हैं जिससे सबऑर्डिनेट क्लोज जुड़कर बनती है। ठीक है ना बेटा, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ,
ध्यान रखना, सबऑर्डिनेट क्लोज या सेंटेंस तब बनेगा जब इसके अंदर ये कंजक्शन शामिल होंगे। आपको दो सेंटेंस देंगे, दोनों सेंटेंस को आपस में इन कंजक्शन से जोड़ के बनाना है। अगर आप इनके अलावा अन्य कंजक्शन जोड़ोगे तो वो आपका गलत हो जाएगा। आपको एग्जाम में सेंटेंस दे देगा और उसके आगे बोल देगा कि इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाओ। क्या बनाओ? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाओ। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपने कौन से कंजक्शन यूज कर लिए? कोऑर्डिनेट वाले, सॉरी, है ना, कोऑर्डिनेट कंजक्शन वाले यूज कर लिए ना, तो भाई साहब गलत हो जाएगा मामला। ठीक है ना बेटा। अब सबऑर्डिनेट कंजक्शन कैसे भी याद करो, ट्रिक बनाओ। अधिकतर इनके अंदर WH वर्ड से ही शुरू होंगे। बाकी रह गए कौन से? पेयर वाले, जैसे एज सुन एज, बिफोर, आफ्टर, एज, ये तो ठीक है। ऑल्दो, सो, दैट, नो सूनर, देन, नो सूनर के साथ क्या आएगा? देन आएगा, इफ आएगा, अनलेस आएगा, इन केस आएगा, लेस्ट आएगा। इन सब की ट्रिक आगे मिलेगी आपको, थोड़ा पेशेंस रखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल है यहाँ पे, इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड यू विल बी सक्सेसफुल। यदि आप कठिन कार्य करोगे तो सक्सेसफुल हो जाओगे। तो यहाँ पे देखो, ये इसके अंदर कंजक्शन जुड़ा इफ, और यहाँ पे कौन सा आ गया? 1 मिनट बेटा, ध्यान रखना, जस्ट 1 मिनट। अब नेक्स्ट ये रहेगा तुम्हारे, ठीक है भाई, नेक्स्ट ये आपके सामने, जैसे कि एग्जाम्पल था अपना, इफ यू वर्क हार्ड, ठीक है। यहाँ पे ये तो हो गया अपना सबऑर्डिनेट क्लोज हो गई, क्योंकि इसके अंदर कंजक्शन कौन सा है? इफ आया। यू विल बी सक्सेसफुल, आप सफल हो जाओगे। तो ये प्रिंसिपल है, ये क्या है? प्रिंसिपल क्लोज है। ठीक है, इसका संपूर्ण अर्थ किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। यू वर्क हार्ड, आप कठिन परिश्रम करते हो, है ना, तो ये इसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, कलर चेंज कर लेते थोड़ा ना। आई विल डू एज यू टेल मी, यानी मैं करूंगा, एज यू टेल मी, जैसा कि तुम मुझसे कहोगे। जो भी आप मुझसे कहोगे वो मैं करूंगा। तो मतलब ये क्या है यहाँ पे? आई विल डू, मैं करूंगा। तो ये सिंपली है, इसका अर्थ है यू टेल मी, जो आप कहोगे। अब आप क्या कहोगे? जो आप इसको बताओगे ना, तो ये तो प्रिंसिपल क्लोज है, और ये क्या है? सबऑर्डिनेट क्लोज, क्योंकि इसके अंदर ये कौन एज कंजक्शन आ चुका है। ठीक है, अब एक एक चीज देख लेते हैं कैसे कैसे यूज करना है इनको। अब पहले बात करते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होता है। सबऑर्डिनेट का शाब्दिक अर्थ होता है आश्रित या दूसरे पर निर्भर रहना। पहले भी बता चुका था मैं आपको, ये डिपेंड रहता है। ये क्या रहता है? डिपेंड रहता है। इसका प्रयोग सबऑर्डिनेट क्लोज को प्रिंसिपल क्लोज से जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, प्रिंसिपल क्लोज वह क्लोज जो अपना पूर्ण अर्थ रखता है, ये दूसरे क्लोज पर निर्भर नहीं रहता है, प्रिंसिपल क्लोज कहलाता है। ऑलरेडी बता चुका हूं। अब सबऑर्डिनेट क्लोज किसे कहते हैं? वह क्लोज जो अपने अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लोज के ऊपर डिपेंड होती है, इसे सबऑर्डिनेट क्लोज कहते हैं। ठीक है बेटा, जैसे एग्जांपल है, आई डू नॉट नाउ, आई डू नॉट नाउ, मैं नहीं जानता हूं, वेयर शी लिव्स, कि वह कहाँ रहती है। तो यहाँ पे देखो, आई डू नॉट नाउ, तो ये क्या हो गया? यहाँ पे प्रिंसिपल क्लोज है, और ये वेयर से लेकर यहां तक क्या है? सबऑर्डिनेट क्लोज है। राधिका इज ऑनेस्ट, राधिका ऑनेस्ट है। हालांकि सी इज पुअर, वह गरीब है। तो यहाँ पे थो वर्ड आ रहा है। कौन सा वर्ड आया? थो वर्ड आया। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि कौन प्रिंसिपल क्लोज होती है और कौन सबऑर्डिनेट क्लोज होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं। अब सबऑर्डिनेट क्लोज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज। नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज। अब तुम सोचोगे सर ये सिंथेसिस के अंदर ये क्यों पढ़ना पड़ रहा है हमारे को? बेटा जब भी समझ में आएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता क्यों है, कैसे बनता है, इसलिए आपके पता है ना इस साल कंजक्शन वाला टॉपिक क्यों जोड़ा गया। पिछले साल प्रीपोजिशन वाला टॉपिक था तो उसको हटाकर कंजक्शन जोड़ा। क्यों? क्योंकि बच्चों को कंजक्शन फिर से पढ़ना पड़ता था, ना होते हुए भी टॉपिक कंजक्शन का नहीं था आपके सिलेबस में, फिर भी पढ़ना पड़ता था, है ना।
तो जरूरी है बेटा ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। ये मिक्स टॉपिक है, तीनों टॉपिक ध्यान रखना 12th क्लास में। क्लोज, सिंथेसिस और कंजक्शन तीनों कंबाइंड टॉपिक है। बहुत अच्छा सिलेबस बनाया है इस बार, ठीक है। क्या कॉम्प्लिकेटेड है एक स्टूडेंट के लिए, लेकिन नंबर भी जब ही आएंगे जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करोगे, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। नाउन क्लोज सबसे पहले देख लेते हैं, नाउन क्लोज किसे कहते हैं। बात करते हैं नाउन क्लोज की। वह क्लोज जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रीडिकेट रहता है जो नाउन के समान कार्य करता है। मतलब सर प्रीडिकेट क्या होता है? प्रीडिकेट क्या होता है हिंदी में तो पढ़े होंगे ना, जिसे हम बोलते हैं विधेय। ये भी नहीं जानते तो भाई साहब इंग्लिश तो अलग चीज है। देखो इंग्लिश थोड़ी इजी लैंग्वेज में आ जाती है तुम्हारे लिए। देखो एक तो सब्जेक्ट होता है, अब सब्जेक्ट के अलावा जो भी चीज बच गई ना वो प्रीडिकेट कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रीडिकेट। यानी एक सब्जेक्ट हो और एक प्रीडिकेट हो। प्रीडिकेट मतलब यहाँ पे कम से कम एक फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कम से कम एक फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं अपन मेन वर्ब के साथ वोट लगाने से जो पर्सन बनता है। यानी मेन वर्ब के साथ आप क्या करोगे? पर्सन करोगे तो उसके उत्तर में जो क्लोज प्राप्त होती है उसे नाउन क्लोज कहते हैं। पहचानोगे कैसे बेटा जी? आप जब मेन वर्ब के साथ कोई भी क्वेश्चन करोगे वोट लगाकर, तो उसके जवाब में आपको मिलता है ना, उस क्लोज को हम नाउन क्लोज कहते हैं। जो भी आपको आंसर में मिले ना, जवाब मिले, तो वो नाउन क्लोज कहलाती है। ठीक है, सिंपल ये तरीका होता है नाउन क्लोज पहचानने का। जैसे एग्जांपल है सी टोल्ड मी सी वॉज नॉट एट फॉल्ट। बताओ इसका आंसर कैसे करोगे आप? देखो सी टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा था, सी वॉज नॉट एट फॉल्ट कि उसका दोष नहीं है, दोष नहीं था। तो यहाँ पे देखो उसने कहा था, अब मैं इस टोल्ड मेन वर्ब है, उसने मुझसे कहा था। क्या कहा था? कि ये कहा था, ये जवाब में मिला ना, तो मतलब ये क्या है? नाउन क्लोज है। क्या है ये? नाउन क्लोज है। तो यहाँ पे अब ये नाउन क्लोज है ना, नाउन क्लोज है तो मतलब ये सबऑर्डिनेट क्लोज हो गई भाई। तीन प्रकार से बनी है तुम्हारे सामने नाउन क्लोज, और कौन सी क्लोज? एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज। तो ये नाउन क्लोज है जब जवाब में ये मिल गया। इसके पहले आप क्या करोगे? ये जो दैट लगाया आप, अब दैट क्यों लगाया ये भी बताऊंगा मैं आपको किस प्रकार से जोड़ना है। सी वॉज नॉट एट फॉल्ट, तो यहाँ पे दैट क्या है? सबऑर्डिनेट कंजक्शन का काम कर रहा है। आई बात समझ में? नेक्स्ट, सी शुड लिसन टू, सी शुड लिसन टू, जो आपसे कहा है उसको सुनना चाहिए। योर टीचर से, जो आपके टीचर ने आपसे कहा है, ठीक है, आपको सुनना चाहिए जो आपके टीचर ने कहा है। तो यहाँ पे आपके टीचर ने क्या कहा है वो सुनना चाहिए। तो सी शुड लिसन टू, सुनना चाहिए क्या? वोट, जो आपके टीचर ने कहा है। तो जवाब में ये मिला ना, वोट इसके आगे लगाया। जैसे कि शुड लिसन, लिसन के साथ में आप वोट लगाए, क्वेश्चन बनाए, वोट शुड लिसन टू, तो यहाँ पे आंसर मिला कि हमें ये सुनना चाहिए। है बात समझ में? तो ये सब ऑर्डिनेट क्लोज बन जाएगी। इसके पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा? जो भी कंजक्शन होगा, इनको लगाना सिखाऊंगा मैं आगे कि कौन कौन से कंजक्शन आपको यूज करना है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है आई एक्सपेक्ट आई सेल विन अ प्राइज, यानी मेरी उम्मीद है, आई एक्सपेक्ट दैट आई सेल विन अ प्राइज। तो यहाँ पे मेरी उम्मीद है, ये सेंटेंस सही है, ये प्रिंसिपल क्लोज है। क्या? आई सेल विन अ प्राइज, मैं जीत जाऊंगा, है ना, ये प्राइज जीत जाऊंगा, पुरस्कार जीत जाऊंगा। तो इसके पहले आपको कंजक्शन यूज करना है। अब बात ये होती है कि सर एग्जाम में किस प्रकार से करना है, ये तो मैंने बेसिक इसका बताया आपको नाउन क्लोज का। बात ये है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनाए, है ना, सबसे बड़ा तो यही काम है। सबसे पहले आपको देखो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। बात ये है बेटा, आपको दो सेंटेंस दिए रहेंगे, उन दोनों सेंटेंस में स्टार्टिंग में मैंने बताया कि जितने भी कंजक्शन है ना, इनमें से एक कंजक्शन यूज करना है। अब समस्या ये हो गई, सर मैं वोट लगाऊं, वाई लगाऊं या वेन लगाऊं, समस्या तो ये है ना। तो इसके लिए आपको पूरी टाइप्स पढ़ना होगा, देन उसके बाद में हर चीज समझ में आएगी। जैसे कि नाउन क्लोज में निम्न कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है, जिनका हिंदी में अर्थ किससे शुरू होगा बेटा? कैसे शुरू होता है? ध्यान रखना, ये जितने भी कंजक्शन है ना, इनका अर्थ कैसे शुरू होता है। नाउन क्लोज में इन कंजक्शन का अर्थ अच्छे से निकाल लोगे। जैसे वोट का मतलब सब जानते हो क्या, वो का मतलब कौन, वेयर का मतलब कहाँ,
विच यानी कौन सा, वाई यानी क्यों, व्हेन यानी कब, हुज यानी किसका, होम यानी किसको, हाउ यानी कैसे। दैट का मतलब होता है कि, वेदर और इफ इसका मतलब भी क्या होता है कि, और वॉट एवर जो कुछ भी। बस एक मात्रा अपवाद में ये आपके सामने वॉट एवर निकल के आ गया, जो कुछ भी। तो ध्यान रखना, इनका अर्थ जैसे भी शुरू होता है वो आगे बताऊंगा मैं अभी एडजेक्टिव क्लोज में, बट नाउन क्लोज के अंदर इनका अर्थ कैसे शुरू होता है याद कर लोगे। इसके अंदर ये जितने भी WH वर्ड है ना वो इसके अंदर आ जाएंगे, मतलब कि नाउन क्लोज के अंदर जितने भी WH फैमिली वर्ड है वो सारे इसमें आ जाएंगे। जानते हो ना WH फैमिली। अब सर इसके अंदर कौन सा नहीं आया, मेरे को एक WH वर्ड रह रहा है जो पहले आ चुका है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन के अंदर आ चुका, वो कौन सा कंजक्शन है बताइएगा एक बार। सर वो आ चुका हमारा वाइल और वेयर एज, वेयर एज, ठीक है, और वाइल, ये दो कंजक्शन कोऑर्डिनेट कंजक्शन के अंदर आ चुके हैं, इसलिए इसके अंदर इनको शामिल नहीं किया गया है, ठीक है ना। नाउन क्लोज के अंदर इनको शामिल नहीं किया। बात करते हैं अब नाउन क्लोज को भी 5 भागों में डिवाइड कर रखा है। सर ये इतना डिफिकल्ट क्यों है, हम इतने से नंबर के लिए इतना क्यों पढ़ते हैं बेटा। 100 नंबर अगर आपको गेन करने हैं ना तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आप थोड़ा बहुत भी पढ़ के जाओगे ना और आपको एग्जाम में क्लू मिल गए ना, थोड़ा सा हिंट भी मिल गया ना, सेंटेंस फटाक से आप जोड़ दोगे, ये मेरा प्रॉमिस है। लेकिन आप पढ़ो एक बार, मन लगा के पढ़ोगे ना तो हर क्वेश्चन बनेगा आपसे, ठीक है। तो देखिएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन के समान निम्न प्रकार से कार्य करता है। कौन कौन सी इसके टाइप है। एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, यानी एक तो सब्जेक्ट किसके रूप में काम करेगा, वर्ब के रूप में, यानी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में आपको एक सेंटेंस को लेना है, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में लेना है, या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में लेना है, क्योंकि प्रीपोजिशन हमेशा अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है, ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रोनाउन लेता है, ठीक है ना। इसके बाद में एक होता है द कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब, कॉम्प्लीमेंट बताऊंगा क्या होता है। इसके बाद में अपोजिशन टू ए नाउन और प्रोनाउन, और अपोजिशन ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं जब मैं सिंपल सेंटेंस में पढ़ाया था अपोजिशन क्या होता है। अब देखिएगा, बात करते हैं फर्स्ट टाइप की इसकी, एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, यानी क्रिया के कर्ता के रूप में, क्रिया के कर्ता के रूप में। जैसे कि एग्जाम्पल है क्रिया के कर्ता के रूप में ऐसे कि यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल दे रखे, ही सेड, उसने कहा था, इट वॉज ट्रू, वह सत्य था, या यह सत्य था। तो यहाँ पे क्या होगा, जो कंजक्शन होते हैं नाउन क्लोज के अंदर, जितने भी मैंने कंजक्शन बताए, मतलब कि WH फैमिली वाले जितने भी कंजक्शन है वो इसके अंदर आ गए नाउन क्लोज के अंदर, जिनका अर्थ कैसे शुरू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो वर्ब रहेगी ना, वर्ब के पहले उस सेंटेंस को आपको यूज करना पड़ेगा, मतलब उस कंजक्शन को यूज करना पड़ेगा, यानी क्रिया के कर्ता के रूप में, यानी उसको सब्जेक्ट बना देना है। अरे क्या बना देना, उसको सब्जेक्ट बना देना है। ये जो कंजक्शन दे रखे हैं ना आपको नाउन क्लोज वाले, अरे नहीं समझे क्या बेटा, ये जितने भी कंजक्शन है ना, इनको क्या कर देना है, जो वर्ब दे रखी होगी उसका क्या बना देना, सब्जेक्ट के रूप में बना देना है। इसके रूप में बना देना है सब्जेक्ट। जैसे कि he said it was true, क्या उसने कहा था, was true सत्य था, इस प्रकार से बनाना है इनको, ठीक है ना। तो यहाँ पे वोट पहले लगा रहे हैं, कह रहे इतना कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम में नहीं आता है, बट फिर भी पढ़ना है आपको। द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है, इट इज नाउ टू ऑल, सब जानते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि इट यहाँ से गायब करे थे ना आप, वैसे ही इसके अंदर ऐसा कोई प्रोनाउन दे रखा होगा नाउन के लिए, उसको हटा देना है। जैसे कि यहाँ पे इट सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट की जगह आप क्या लगाओगे, जो भी कंजक्शन आपको सुटेबल लगे। द अर्थ इज राउंड, सब जानते हैं कि पृथ्वी गोल है, तो यहाँ पे दैट आ रहा है, क्या रहा है, पिछले साल का एग्जाम्पल है, पिछले साल एग्जाम में पूछा हुआ, आप देख लो ये इस टाइप से पूछा गया है, तो डीपली पढ़ना पड़ता है आपको, आप डीपली पढ़ोगे तो बनेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द थीफ गोट इन, इट इज ए मिस्टेरी, मिस्टेरी का मतलब होता है रहस्य, यानी चोर अंदर कैसे घुसा, ये तो एक रहस्य है, तो मतलब ये इट किसके लिए आया, चोर के लिए आया होगा, है ना। तो हाउ यानी कैसे, अब ऑटोमेटिक तुम्हारे अंदर से सेंस आ रहा है कि सर हाँ इसमें हाउ आ सकता है। अब क्या लगा कि जैसे वोट लगा के देखो, नहीं बैठ रहा ना, विच लगा के देखो, नहीं बैठेगा, ठीक है ना।
तो ये ध्यान रखना है कि कौन सा सेंटेंस किस प्रकार से आपको यूज करना है, कौन सा कंजक्शन आपको काम में लेना है। ये तो खुद में इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि टीचर नहीं बता सकता कि तुम्हें यही लगाओ बेटा एग्जाम में, क्या टीचर थोड़ी नहीं बताने आएगा, है ना। तो जितना हो सके उतना करो, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो बन जाएगा। नेक्स्ट टाइप है एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, यानी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में। जैसे कि सिंपली मैं आपको बता देता हूँ, फर्स्ट सेंटेंस रहेगा, उसके बाद में डायरेक्ट वर्ब दे रखी होगी, और वर्ब के बाद में ध्यान रखना कोई ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा होगा। तो वहाँ पे जो नाउन क्लोज के अंदर जो कंजक्शन यूज किए ना हमने WH फैमिली वाले, उनमें से एक यूज करना है। जैसे कि डू यू नाउ, आप जानते हो ही लिव्स, कि वह कहाँ रहती है। अब जैसे मेरे खुद के मुंह से निकल रहा है कि वह कहाँ रहता है, वह कहाँ रहता है, तो वेयर आ गया। अब सर जहाँ रहने के लिए बात आएगी तो वेयर ही तो जोड़ेंगे, क्या थोड़ी ना जोड़ेंगे अपन वोट। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई कैन नॉट से, मैं नहीं कह सकता हूँ, सी वांट्स, वह चाहती है। मैं नहीं कह सकता हूँ कि वह चाहती है, वह चाहती है, क्या चाहती है, अरे क्या चाहती है मतलब। अब देखो नाउन को सॉरी सबऑर्डिनेट क्लोज कैसे पहचानोगे, वर्ड से क्वेश्चन करोगे। बेटा मैंने बात बताई, जब मैं नाउन क्लोज पढ़ा रहा था तो नाउन क्लोज में किस प्रकार से पहचानोगे सर, वर्ड से क्वेश्चन करने पे जो जवाब आ जाए, आंसर मिल जाए, वो नाउन क्लोज कहलाती है। तो यही है, मैं नहीं कह सकता हूँ कि वह क्या चाहती है। वांट्स का मतलब क्या होता है, चाहना। अब हिंदी अर्थ तो कर सकते हो ना, इतनी तो बुद्धि है ना। 1300 ग्राम का जो दिमाग है, 1400 ग्राम का जो दिमाग है, तो आप इजीली यूज करो ना। नेक्स्ट, वी नाउ, हम जानते हैं द सन राइजेज इन द ईस्ट, हम जानते हैं कि सूरज पश्चिम में उदय होता है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, या हम जानते हैं कि, अब हम जानते हैं, अब जानते हैं ऑलरेडी। देखो मेरी बात सुनना, अभी मैं आके ट्रिक भी बताऊंगा नाउन क्लोज के लिए, कि नाउ के साथ हम डेट लगाते हैं। ध्यान रखना, नाउन वर्ड आ जाए ना तो आंख मीच के आपको क्या लगाना है, डेट लगाना है। ठीक है, नाउ वर्ड लिखा हुआ मिल जाए ना, दिख नहीं रहा होगा, तो नाउ के बाद में आपको क्या लगाना है, डेट लगाना है। ठीक है, अधिकतर केस में 99% बता रहा हूँ मैं, नाउ के साथ डेट वर्ड आपको यूज कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट बात, और ये भी बता देता हूँ, देखिए दैट क्यों आता है, जब आप एक्सप्लेन करते हो ना किसी चीज को, जब किसी चीज को क्या करते हो, एक्सप्लेन करते हो ना, तो एक्सप्लेन करने के लिए दैट वर्ड ही आता है। जब किसी चीज को आप एक्सप्लेन कर रहे हो ना, तो उसके लिए क्या आता है, दैट कंजक्शन का आपको यूज करना है। आई बात समझ में। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, नेक्स्ट अपना है द ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। 90% केस में क्या होगा कि आपको लास्ट में सेंटेंस, यानी जो फर्स्ट सेंटेंस दे रखा होगा या सेकंड भी मान लो, तो लास्ट में क्या रहेगा कि प्रीपोजिशन लिख के छोड़ देगा, प्रीपोजिशन लिख के यहाँ पे कोमा लगा देगा। जैसे कि ये आपको सेंटेंस दे रखे, इसके बाद में कोमा लगा के छोड़ देगा, तो समझ जाना कि इसके अंदर नाउन क्लोज के अंदर प्रीपोजिशन वाली टाइप लगेगी, मतलब ऑब्जेक्ट के रूप में। यानी प्रीपोजिशन हमेशा क्या बोलता है कि मेरे बाद में ऑब्जेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे एग्जांपल है, देखो इसकी डेफिनेशन भी है कि यदि कोई क्लोज किसी प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट के स्थान पर आता है तो वह नाउन क्लोज ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल है, योर सक्सेस डिपेंड्स ऑन, आपकी सक्सेस डिपेंड करती है। अब पर वर्ड आ रहा है किसके ऊपर, यू, सॉरी यहाँ पे बेटा योर वर्क। ठीक है, यहाँ पे देखना, एक मिनट सेंस ले देखते हैं इसका। यू वर्क, आप कार्य करते हो, तो एक मिनट देखते हैं, यहाँ पे योर बनेगा, यहाँ पे तो यू वर्क सही है, लेकिन इसका आंसर देते समय योर सक्सेस डिपेंड्स ऑन हाउ यू वर्क, सही है बेटा, यू ही आएगा यहाँ पे, योर नहीं करना है। योर सक्सेस डिपेंड्स ऑन हाउ यू वर्क, यानी तुम कार्य कैसा करते हो वो आपकी सक्सेस डिपेंड करेगी उस पर। तो ये ऑन आ रहा ना, ऑन हाउ बता रहा है। अब आप कार्य कैसा करते हो तो वो यहाँ पे हाउ वर्ड आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, द फादर लाफ्ड एट द गर्ल्स वर डूइंग, यानी पिताजी हंसे थे। एट का मतलब अब पर वर्ड आ रहा है, अब ये ओन का मतलब भी पर होता है, लेकिन हंसने के केस में एट आता है। अब गर्ल्स वर डूइंग, जो लड़कियां कर रही थी, अब एट आया ना, तो एट के बाद में यानी लड़कियां क्या कर रही थी, वोट द गर्ल्स वर डूइंग, जो लड़कियां कर रही थी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट रूल अपना टाइप्स देखिएगा, द कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब। ठीक है, अब वर्ब के रूप में आप कॉम्प्लीमेंट उसे बोलेंगे,
यहाँ पे बी फॉर्म दे रखी होगी, आपको क्या दे रखे होंगे, बी फॉर्म। अब बी फॉर्म का मतलब जानते हो ना, बी फॉर्म के अंदर यहाँ पर आपको इज, एम, आर, ठीक है, प्रेजेंट की बात हो गई। पास्ट की बात करेगा तो वॉज या वर, इनको बोलते हैं अपन बेटा वी फॉर्म। क्या बोलते हैं इनको, वी फॉर्म बोलते हैं। तो वी फॉर्म दे रखी हो ना आपको, तो इसके बाद में क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट यूज करना है। अब कॉम्प्लीमेंट बता दिया, यानी इसके बाद में पूरे सेंटेंस को एज एन कॉपी कर देना। आपको क्या कर देना है, ऐसा का ऐसा कॉपी कर देना। जैसे कि माई बिलीफ इज, मेरा विश्वास है, मेरा विश्वास है, ही इज नॉट गिल्टी। गिल्टी का मतलब होता है दोषी या आरोपी, है ना, तो वह दोषी नहीं है। मेरा विश्वास है कि वह दोषी नहीं है ना। अब ऐसा तो है नहीं, एक्सप्लेन कर रहे हो तो डेट ही लगाओगे। मेरा विश्वास नहीं है कि वह कैसे दोषी है, अरे कैसे का तो कोई सेंस ही नहीं है इसमें, हाउ का तो यहाँ पे डेट सही रहेगा अपना, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ना, इसको एज एन पूरा कॉपी कर देना है। जब ये लास्ट में ऐसे वर्ड दिख जाए ना आपको, ये वाले, ये इज, एम, आर, वॉज वर्ड दिख जाए ना, तो इनके बाद में दूसरे सेंटेंस को एज एन कॉपी कर देना है, इजी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हिज विश इज ही मे प्लीज यू। बताइएगा, जवाब दो बेटा, अच्छे से प्रैक्टिस करो। और समझ में आ रहा है तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप है, जो भी फ्रेंड आपका सीरियस है ना पढ़ाई के प्रति, तो उनको एक बार शेयर करना। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है ना, एक बार उनसे भी शेयर करना, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये चीज़ें आपसे पूछी जाती। तो एक बार बताना कि ये चीज़ें हमारी ऐसे आती है और आपके फ्यूचर में काम आएगी। 12th के अंदर ये सिलेबस इसलिए बनाया गया कि जो आने वाला आपका फ्यूचर है उसमें काम आए। अभी से आपकी नींव मजबूत होनी चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि परसेंटेज बना ले, परसेंटेज बनाती नहीं थी तो 10th 11th के अंदर अच्छे से बनाते आप। देखिएगा, हिज विश इज यानी उसकी इच्छा है, ही मे प्लीज यू, ठीक है। अब यहाँ पे हिज विश है, अब इसके बाद में भी क्या है, तो वो यहाँ पे दैट से आपको शुरू कर देना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, माई ओपिनियन इज दिस। अब दिस वर्ड लिखा हुआ मिल जाए तो ध्यान रखना है, इसको दैट में चेंज कर देना। अरे भाई दिस लिखा हुआ मिल जाए ना सेंटेंस में, तो दैट में चेंज कर देना है। नेक्स्ट बबुआ है अपना, बबुआ, एक मिनट देखते हैं। लास्ट टाइप बची इसकी, इन अपोजिशन टू अ नाउन और प्रोनाउन। क्लास ज़्यादा लॉन्ग थोड़ी हुई, एक बार देख लेते हैं। अभी तो आराम से देखते रहो, समथिंग 1 आवर की ये क्लास रहने वाली है। इन अपोजिशन टू अ नाउन और प्रोनाउन, संज्ञा या सर्वनाम के समानाधिकरण के रूप में इसका हिंदी अर्थ होता है। यदि किसी क्लोज का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन का अर्थ प्रकट करने के लिए किया गया हो तो वह नाउन क्लोज इन अपोजिशन टू अ नाउन और प्रोनाउन कहलाता है। मतलब पहले भी बता चुका हूं मैं सिंपल सेंटेंस के अंदर कि अपोजिशन क्या होता है, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, ठीक है, यानी उनका सेंस प्रकट करता है। यानी कोमा लगा के बताया होगा, कुछ थोड़ा याद हो अगर पूरी क्लास देखी हो तो आपने। और अपोजिशन के केस में कंजक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग दैट का अपोजिशन के केस में, जैसे कि निम्न एडजेक्टिव के बाद दैट क्लोज का प्रयोग होता है, जैसे कि ग्लैड, हैप्पी, प्लीज्ड, एगर, इम्पेशिएंट, सॉरी, एम्यूज्ड, श्योर। एक मिनट बेटा, देखिएगा आगे। अरे भाई मैंने बोल दिया ना, उससे चालू हो जाएगा, एक बार ट्राई तो करो तो सही। आप समझ ही नहीं रहे बिल्कुल। देखिएगा बेटा, इशू आ ही जाते हैं, जैसे वायरस होता है ना कोई, वायरस आ जाता है एक दो। तो यहाँ पे देखिएगा, सॉरी, एम्यूज्ड, श्योर, सरप्राइज्ड, विलिंग, कॉन्फिडेंट, अवेयर, अनेक्सियस और अफ्रेड, यानी भयभीत। अफ्रेड का मतलब होता है भय या भयभीत या डर। तो ये कुछ ऐसे वर्ड है जिनके साथ में आपको सिंपली यूज करना है। ओके बेटा, द फैक्ट इज बिलीव्ड बाय ऑल मैन इज मॉर्टल। द फैक्ट इज बिलीव्ड बाय ऑल यानी सभी के द्वारा बिलीव किया जाता है कि मैन इज मॉर्टल, यानी मॉर्टल का मतलब होता है नश्वर। तो द फैक्ट दैट मैन इज मॉर्टल इज बिलीव्ड बाय ऑल। अब देखो यहाँ पे बिलीव वर्ड आया होगा लिखा हुआ आपके सामने, बिलीव प्लीज खैर यहाँ पे तो
बिलीव वर्ड नहीं है, बिलीव भी लिख लेना है यहाँ पे विश्वास के लिए। तो जब बिलीव लिखा हुआ रहता है तो बिलीव के लिए भी अपन दैट का यूज करते हैं। तो दैट मैन इज मॉर्टल इज बिलीव्ड बाय ऑल, द रिपोर्ट इज अननाउन टू मी, ही हैड गॉन। अब देखो अननाउन आया, यानी नाउन हो अननाउन हो तो उसके लिए अपने लिए दैट का यूज करते हैं। तो द रिपोर्ट दैट ही हैड गॉन इज अननाउन टू मी। और वैसे अपोजिशन के केस में किसका यूज करोगे आप? दैट का यूज करोगे। बेटा अच्छे से समझो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, लेके बैठना है 1 आवर। अगर आप डेली है ना इंग्लिश को लेकर बैठोगे ना और इन रूल्स को देखोगे तो सब चीजें समझ में आना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट, अब बात करते हैं नेक्स्ट एडजेक्टिव क्लोज। और एडजेक्टिव क्लोज का दूसरा नाम होता है रिलेटिव क्लोज। एडजेक्टिव क्लोज का दूसरा नाम है रिलेटिव क्लोज, यानी संबंधवाचक उपवाक्य। क्लोज का मतलब उपवाक्य होता है। अब बात यह है कि बेटा आपको यूट्यूब पे जाना है और रिलेटिव क्लोज सर्च करना है। रिलेटिव क्लोज बाय मास्टरमाइंड क्लासेस सर्च करोगे ना तो वहाँ पे आपको ये क्लास देखने को मिल जाएगी। एट और जेड वाला रूल अच्छे से मैं बता रखा हूँ, पूरा समझ में आ जाएगा आपको। वहाँ पे प्रियंका चोपड़ा भी देखने को मिलेगी, है ना। तो वह क्लोज जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट रहता है जो एडजेक्टिव के समान कार्य करता है, एडजेक्टिव क्लोज कहलाता है। अब एडजेक्टिव किसे कहते हैं? मतलब जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। ठीक है, प्रिंसिपल क्लोज में प्रयुक्त नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, नाउन और प्रोनाउन की। तो ये एडजेक्टिव होता है। ठीक है, बात देखो आगे। आगे बात करते हैं अपन रिलेटिव प्रोनाउन। इनका हिंदी में अर्थ जैसे शुरू होता है हु जो हूँ, जैसे कि हु का मतलब होता है जो, होम का मतलब जिसे, विच यानी जो, जिसे, जिसने। ठीक है, हुज का मतलब होता है जिसका, जिसकी, जिसके। वेयर का मतलब होता है जहां, वेन का मतलब जब, दैट का मतलब जो या जो की। ये इनका हिंदी अर्थ होता है जिनका देखिएगा एडजेक्टिव के अंदर क्या होता है, जैसे शुरू होता है। और कैसे पहचान होगी कि जो प्रिंसिपल क्लोज रहेगी ना उसके अंदर जो नाउन दे रखा होगा या प्रोनाउन दे रखा होगा उसकी विशेषता बताएगा, ये उसको क्वालिफाई करता है। पहचाने नहीं पहचाने, और अधिकतर मैं बता भी देता हूं, मैं आपको 100% लिख के दे देता हूं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन इसी से बनेंगे, एडजेक्टिव क्लोज से। ये मेरा प्रॉमिस आपसे, क्योंकि रिलेटिव क्लोज से पूछना और स्टूडेंट से क्वेश्चन बनवाना बहुत इजी होता है, ये मेरा प्रॉमिस है। और अगर आपसे इसमें नहीं पूछ रहा ना तो जब आपसे रिलेटिव क्लोज मतलब आप जब क्लोज पढ़ रहे होगे ना तो क्लोज के अंदर भी यही वाला टॉपिक आपके सामने आएगा, रिलेटिव क्लोज जाइएगा। ये क्लोज ही एक तरीके से पढ़ रहे हो आप। क्लोज टॉपिक तो जानते हो ना 12th वाले भाई साहब, कौन सी टाइप आपके सिलेबस में पता है ना, आरबीएससी के अंदर कौन सी टाइप आपके? बेटा नाउन क्लोज है, और नाउन क्लोज कितने प्रकार की होती है अभी बताया मैंने, कितने प्रकार की होती है। हाँ आपसे पूछ रहा हूं मैं, कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी बताओ? बस भूल गए ना। सबॉर्डिनेट क्लोज में नाउन क्लोज आती है, नाउन क्लोज के अलावा एडजेक्टिव क्लोज और सबॉर्डिनेट क्लोज। और नाउन क्लोज को 5 भागों में डिवाइड कर दिया ना, किया कि नहीं किया? तो ये सारे कंजक्शन है, पढ़ो भाई। अपने आप में अगर धुरंधर समझ रहे हो ना, विद्वान समझो, विद्वान भाई साहब समझते रह जाओ, कब क्या हो जाएगा पता ही नहीं रहेगा। ही इज द मैन, वह व्यक्ति है, वी ऑल रिस्पेक्ट, हम रिस्पेक्ट करते हैं, हम क्या करते हैं? रिस्पेक्ट करते हैं। तो ही इज द मैन होम वी ऑल रिस्पेक्ट। अब एट और जेड का रूल बता रखा हूं मैं, ठीक है ना, एट और जेड का, उससे हो जाएगा। मैं नहीं समझा रहा बिल्कुल भी, यहाँ पे समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में कर देना, मैं समझ जाऊंगा कि आप पूरी क्लास देख रहे हो, ठीक है ना। जैसे आई मेट माई फ्रेंड ही लिव्स इन जयपुर, कैसे हु यूज करना है, कब होम यूज करना है, कब विच यूज करना है, सारी चीजें बता रखा हूँ। अगर पढ़ाई के प्रति सीरियस हो तो भाई सब पढ़ना शुरू कर दो। दिस इज द हाउस ही वॉज बोर्न हेयर, जहाँ पे वो जन्मा था। दिस इज द हाउस वेयर ही वॉज, और जब हेयर आ जाए तो हेयर वर्ड को कट कर वहाँ पे क्या करना है? वेयर कर देना है, ठीक है। ये एक तरीके से ट्रिक मान लेना। अगर देन आ जाए ना, ठीक है, THEN, देन लिखा हुआ मिल जाए तो वहाँ पे क्या लगा दोगे? वैन, देन को कट कर देना है। लेकिन कहाँ लगाना है? बीच में लगाना है कि एंड में लगाना है? या देन को काट कर देन की जगह लगाना? भाई साहब समझ लो, अभी टाइम है आपके पास। कभी कभी प्रिंसिपल क्लोज सबऑर्डिनेट क्लोज से आधा पहले और आधा बाद में लिखते हैं, ठीक है, ये भी बता रखा हूँ। द डॉग हैज बीन शॉट डेड इट वेंट मैड। द डॉग, जैसे कि यहाँ पे अब कुत्ते को ही सब्जेक्ट बनाया गया है यहाँ पे, और इसके बाद में विच लगाकर इस वाले सेंटेंस को उतार दिया, वेंट मैड हैज बीन शॉट डेड। माई वाइफ हैज डिवोर्स्ड मी, सी इज इन दिल्ली, वह दिल्ली में। तो माई वाइफ हु इज इन दिल्ली हैज डिवोर्स्ड मी।
तो यहाँ पे वो वर्ड आ रहा है, देखो पहले लिखा जा रहा है, अब आधा पहले और आधा बाद में, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, तो इसको ही बोलते हैं रिलेटिव क्लोज। अब बात करते हैं अपन किसकी बेटा, एडवर्ब वाले की बात करेंगे, ठीक है। एडवर्ब क्लोज किसे कहते हैं, ठीक है ना। एडवर्ब जो आपकी टाइप है ना एडवर्ब क्लोज, ठीक है, उसको नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। पूरी पीडीएफ आपके सामने देखो, कंजक्शन ऑफ पर्पस, एडवर्ब ऑफ रीजन, कंपैरिजन, एडवर्ब कॉन्ट्रास्ट, एडवर्ब रिजल्ट, ठीक है, कंसिक्वेंस बोलते हैं, मैनर वाला, कोरिलेटिंग कंजक्शन, ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा पीडीएफ के रूप में, ठीक है। और ये काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट कंजक्शन में आपको दिख जाएगा एडवर्ब में, ठीक है। ये टाइप्स एडवर्ब वाली कल देखेंगे और कल इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, प्रैक्टिस के लिए तैयार रहना है, ठीक है। और ये कलवा भैया भी ध्यान रखना है, कौन है ये, है ना, नज़र नहीं लगनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है, जिससे और का भी भला हो, कहीं अपना ही अपने बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है, जिससे नेक्स्ट क्लास में आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करा सकूँ। और जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।